दोस्तों, आज हमारे इस वीडियो में हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कक्षा 12वीं के एनसीईआरटी के पुस्तक में जो कविता है वो पढ़ने जा रहे हैं। और ये एक बहुत ही अच्छी कविता है और इसका शीर्षक है अ रोड साइड स्टैंड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 1874 यानी 1874 को अमेरिका में हुआ था और उनकी मृत्यु 1963 में हुई। अमेरिका के ये सुप्रसिद्ध कवि रहे। इनकी कविताएं साधारण जीवन, प्रकृति, मानवीय भावनाओं और सामाजिक समस्याओं को सरल शब्दों में गहरी संवेदनाओं के साथ प्रस्तुत करती हैं। उनकी कविताओं में ग्रामीण जीवन के संघर्ष और आधुनिक समाज की असंवेदनशीलता को खूब दर्शाया गया है। तो ये जो कविता है ये एक गरीब किसान के दृष्टिकोण से लिखी गई है, जो सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान लगाता है और आशा करता है कि शहर से आने वाले लोग उससे कुछ खरीदें और उसकी आर्थिक मदद करें। लेकिन अमीर लोग उसकी दुकान को नजरअंदाज कर आगे निकल जाते हैं या उसका मजाक उड़ाते हैं, उपहास करते हैं। कविता में कवि ने समाज में अमीर गरीब के बीच की खाई को और ग्रामीणों की मजबूरी और शहरी लोगों की बेरुखी को उजागर किया है। दोस्तों, तो चलिए आइए लाइन बाय लाइन इस कविता को देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो इस कविता में बहुत सारे अच्छे चुनिंदे शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। यदि मैं राइम स्कीम की बात करूं, यानी कि इसमें तुकबंदी की बात करूं, तो ये फ्री वर्स की कविता है, यानी इसमें कोई निश्चित राइम स्कीम का इस्तेमाल कवि ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने नहीं किया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं समझना और लाइन बाय लाइन कविता को देखते हैं कि कवि ने क्या कहा है कविता में। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ हर लिटिल न्यू शेड। एक पुराना सा छोटा घर जिसके सामने एक नया छोटा शेड बना था। यहाँ कविता में कवि कह रहे हैं कि एक गरीब किसान का पुराना घर था जिसके सामने उसने एक नया छोटा सा स्टॉल यानी कि दुकान बनाया। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। जो सड़क के किनारे था जहां से तेजी से गाड़ियां गुजरती थी, वह स्टॉल सड़क के बिल्कुल किनारे था जहां गाड़ियां बिना रुके तेज गति से निकल जाती थी। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। सड़क किनारे की वह दुकान मानो दयनीय याचना कर रही हो। ऐसा लगता था मानो वह दुकान हर आने जाने वाले से दया की भीख मांग रही हो। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि वह रोटी की भीख मांग रहा था। कवि कहते हैं कि वह दुकानदार भीख नहीं मांग रहा था, बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स। बल्कि वह उस पैसे की अपेक्षा कर रहा था जिससे शहर फलता फूलता है। वह मेहनत करके पैसा कमाना चाहता था, वही पैसा जो शहरों की समृद्धि का आधार है। द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। जो शहरों को बर्बाद होने से बचाता है और उन्हें जीवंत रखता है। यानी कि यह पैसा शहरों की सुंदरता और विकास का कारण बनता है और गांव वाले भी इसका हिस्सा बनना चाहते थे। The polished traffic passed with a mind ahead. शहर की चमचमाती गाड़ियां बिना रुके आगे बढ़ती रहती थी। अमीर लोग अपनी चमकदार गाड़ियों में बिना ध्यान दिए आगे निकल जाते थे। और if ever aside a moment, then out of sorts. और अगर कोई एक पल के लिए रुका भी तो चिड़चिड़ा हो गया, और कोई रुकता था तो गुस्से में आकर के आगे बढ़ जाता था फिर से। At having the landscape marred with the artless paint. क्योंकि उन्हें वो भद्दा पेंट किया हुआ स्टैंड अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि इस स्टॉल ने प्राकृतिक सुंदरता को खराब कर दिया है। ऑफ साइंस दैट विथ एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। जहां साइन बोर्ड पर अक्षर उल्टे सीधे लिखे होते थे, स्टॉल पर लिखे अक्षर एन और एस भी गलत तरीके से लिखे गए थे, जिसे पढ़ने में भी परेशानी होती थी। ओके। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स। जहां लकड़ी की माप में जंगली बेरीज बेची जा रही थी, वहां पर देहाती चीजें जैसे जंगली बेरीज
और इन सारी चीजों को बेचा जा रहा था। और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वाश विथ सिल्वर वॉट्स, या झुकी गर्दन वाली पीली कद्दू जैसी सब्जियां। वहां गांव की साधारण सब्जियां भी बिकती थीं, जैसे कद्दू, कोहड़ा, और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, या सुंदर पहाड़ी दृश्य में आराम की अनुभूति। दुकानदार चाहता था कि लोग वहां रुककर सुंदर दृश्य का आनंद लें और कुछ खरीद लें। You have the money, but if you want to be mean, why keep your money this costly and go along? तुम्हारे पास पैसे हैं, लेकिन यदि तुम कंजूस बनना चाहो तो अपना पैसा अपने पास ही रखो और चलते बनो। तो वह दुकानदार कहता था कि तुम्हारे पास अगर पैसे हैं, लेकिन अगर तुम दिल से गरीब हो, तो दुकानदार खींच जाता था और कहता था नहीं खरीदना तो आगे चले जाओ। The hurt to the scenery would not be my complaint. दृश्य को बिगाड़ने का दुख मुझे नहीं है। कवि कहते हैं कि उन्हें यह नहीं बुरा लगता, इस बात का बुरा नहीं लगता कि वह स्टैंड दृश्य को बिगाड़ रहा है। So much as the trusting sorrow of what is unsaid, बल्कि उस अव्यक्त दर्द और भरोसे का दुख है। उन्हें उस दुकानदार के टूटे विश्वास और उम्मीद का दुख है। Here, far from the city, we make our roadside stand. हम शहर से दूर यहाँ सड़क किनारे अपनी दुकान लगाते हैं। गांव वाले सड़क किनारे दुकान लगाते हैं। And ask for some city money to feel in hand. और शहर वालों से थोड़ा पैसे कमाने की उम्मीद करते हैं। To try if it will not make our being expand. शायद इससे हमारी जिंदगी थोड़ी बेहतर हो जाए। वे आशा करते हैं कि यह पैसा जो शहर से पैसा आएगा उनके जीवन में बदलाव लाएगा। And give us the life of the moving pictures is promise. और हमें वह जीवन दे जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है, यानी कि आरामदायक जीवन जीना चाहते हैं। That the party in power is said to be keeping from us. जो सरकार हमें देने का वादा करती है लेकिन देती नहीं। सरकार ने जो वादे किए थे वे बस वादे ही रह गए। It is in the news that all these pitiful kin. खबरों में है कि इन गरीबों को are to be bought out and mercifully gathered in. खरीद कर एक जगह बसाने वाली है। मतलब जैसे सरकार जो प्रोजेक्ट्स बनाती है गरीबों के लिए, उसकी बात हो रही है। तो खबरों में है कि इन गरीबों को खरीद कर एक जगह बसाने वाली है सरकार। इन्हें जबरदस्ती बसाने का काम किया जाएगा। टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर। ऐसे गांवों में जहां थिएटर और दुकानें होंगी, यानी कि कृत्रिम गांवों में इनको बसाया जाएगा जहां शहर की हर तरह की सुविधाएं होंगी। Where they won't have to think for themselves anymore. जहां उन्हें खुद सोचना भी नहीं पड़ेगा, यानी उनकी आज़ादी छीन ली जाएगी। जब आपकी सोचने पर रोक लगा दी जाए, यानी कि आपकी आज़ादी छीन ली गई। While greedy, good doers, beneficent beasts of prey swarm over their lives enforcing benefits. और ये समाज सेवी बनकर लालची लोग अपना हित साधते हैं। वे अपनी शर्तों पर इन गरीबों पर उपकार थोप देते हैं। That are calculated to soothe them out of their wits. ये ऐसी भलाई जिससे उनकी समझ भी छीन ली जाती है, वैसी भलाई वो करते हैं। And by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way. उन्हें ऐसा सिखाते हैं कि वे दिन भर बेहोश पड़े रहें। उन्हें आत्मनिर्भरता से दूर कर दिया जाता है और उनका रात का सामान्य जीवन भी छीन लेते हैं और उनका प्राकृतिक जीवन भी बर्बाद हो जाता है। Sometimes I feel myself I can hardly bear. कभी कभी मुझे यह सब कहना बहुत कठिन लगता है। तो यहाँ पे कवि का जो दिल है यह सब देखकर दुखी हो जाता है। The thought of so much childish longing in vain. इतनी मासूम उम्मीदों का व्यर्थ होना कष्टदायक लगता है। गरीबों की उम्मीदों का टूट जाना बहुत दुख होता है। The sadness that lurks near the open window there. वह दुख जो खुले खिड़की के पास बैठा रहता है। गरीब का दर्द उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है।
that waits all day in almost open prayer, जो सारी दिन प्रार्थना करता है, हर दिन उम्मीद में रहता है, for the sequel or for the squeal of brakes, the sound of a stopping car, कि कोई गाड़ी रुके, ब्रेक की आवाज आए, of all the 1,000 selfish cars that pass, जो हजारों गाड़ियां बिना रुके निकल जाती हैं, लेकिन कोई किसान की मदद नहीं करता. Just want to inquire what a farmer's prices are, बस कोई एक पूछ ले कि उसकी चीजों की कीमत क्या है. किसान इस उम्मीद में बैठा है. And one did stop, but only to plow up grass. एक गाड़ी तो रुकी, लेकिन घास खराब करने के लिए. कहने का मतलब कुछ खरीदने के लिए नहीं. In using the yard to back and turn around, बस गाड़ी मोड़ने के लिए रुकी थी वो गाड़ी. And another to ask the way to where it was bound, और दूसरी गाड़ी भी रुकी थी बस रास्ता पूछने के लिए. And another to ask could they sell it a gallon of gas, और एक तीसरी गाड़ी भी रुकी थी पेट्रोल मिलेगा क्या ये पूछने के लिए. They could not, this grossly, they had none. Didn't it see? नहीं, उनके पास नहीं था. क्या वे देख भी नहीं सकते थे? पेट्रोल वहां थोड़ी था. दुकानदार झुंझला गया. नो, इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, गांव की अर्थव्यवस्था में ऐसी चीजें आम है. द रिक्विसाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड, आत्मा को प्रसन्न करने वाला लाभ यहां नहीं मिलता. और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, ऐसा गांव की आवाज शिकायत करती है, मानो गांव का दर्द यही हो. आई कैंट हेल्प ओइंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, कभी कभी लगता है कि इन्हें इस दुख से छुटकारा मिल जाए. कभी ऐसे सोचते हैं कि शायद मर जाना ही इनके लिए राहत हो. टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, एक ही बार में इनका दुख का अंत हो जाएगा. एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सेन, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. लेकिन फिर अगले दिन मुझे यही ख्याल अनुचित लगता है. फिर कवि अपने सोच पर विचार करते हैं और कहते हैं कि ये विचार अनुचित है. क्या मैं चाहूंगा कि कोई मेरे साथ ऐसा करे? क्या मैं खुद चाहूंगा कि कोई मुझे ऐसे मेरे दुख से मुक्त करे मार कर, और मुझे भी इस तरह के मेरे दुख से बाहर निकाल दे? तो यह विचार जो है कवि को बहुत क्रूर और अमानवीय लगता है. बात करते हैं अब पोएटिक डिवाइसेस जो कि इस कविता में यूज की गई हैं. स्टूडेंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले तो समझ लें एलिट्रेशन. जी हाँ, एक ही ध्वनि का बार बार प्रयोग जो होता है उसे एलिट्रेशन कहते हैं. हिंदी में से अनुप्रास अलंकार कहते हैं. जैसे कि पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड, इसमें पी की जो साउंड है वो बार बार आई है. स्क्वील ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, इसमें एस की ध्वनि जो है वो बार बार आई है. तो ये जो दो जो लाइंस हैं कविता से, वो एलिट्रेशन यानी कि अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं. इन्हें आप अंडरलाइन कर लें. दूसरा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है इस कविता में, वो है मेटाफर यानी कि रूपक अलंकार. मेटाफर होता है क्या? किसी वस्तु या भावना की तुलना सीधे सीधे किसी अन्य वस्तु से करना, इसे मेटाफर कहते हैं. जैसे कि फ्लावर ऑफ सिटीज, इसमें शहरों की संपन्नता को फूल के रूप में दिखाया गया है. दूसरा है बेनिफिशिएंट बीस्ट्स ऑफ प्रे, यहाँ लालची समाज सेवियों की तुलना शिकार करने वाले पशुओं से की गई है. तीसरा पोएटिक डिवाइस जो यूज हुआ इस कविता में वो है पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण अलंकार. मानवीकरण अलंकार, निर्जीव वस्तुओं को मानवीय गुण देना. जी हाँ, जो लाइन है द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विथ अ माइंड अहेड, ट्रैफिक को माइंड कब से हो गया है ना, तो यानी कि यहाँ माइंड जो यूज किया गया है वो मानवीय गुण दिया जा रहा है ट्रैफिक को, इसलिए पर्सोनिफिकेशन का एक उदाहरण है. द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, देश की आवाज. अब कंट्री तो एक नॉन लिविंग टर्म है, लेकिन यहाँ पे देश की आवाज यानी कि वॉइस की बात की गई है, यानी कि ये भी पर्सोनिफिकेशन है. नेक्स्ट है आयरनी. आयरनी मतलब विडंबना.
मतलब कहा कुछ और जाए लेकिन वास्तविक में अर्थ कुछ और हो। जैसे ग्रीडी गुड डूअर्स, बेनिफिशेंट बीस्ट्स ऑफ प्रे, यानी कि सरकार गांव वालों के कल्याण के लिए उन्हें गांव से हटा रही है लेकिन असल में उनका शोषण कर रही है। अगला जो पोएटिक डिवाइस कविता में यूज किया गया है वो है इमेजरी, यानी चित्रात्मकता। ऐसे शब्दों का प्रयोग जिससे दृश्य कल्पना बनती है। उदाहरण, क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वॉश विथ सिल्वर वॉट्स, यानी ये जो है इससे दृश्य मन में उभरेगा। ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, इसमें भी वही कहा गया है। नेक्स्ट जो है वो है एंजैम्पमेंट, यानी पंक्ति प्रसरण। एक पंक्ति का विचार अगली पंक्ति तक खींच कर ले जाना, उसे हम एंजैम्पमेंट कहते हैं। जैसे द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ अ लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्प्रेड। ये एक एंजैम्पमेंट का उदाहरण है। फिर सिंबॉलिज्म की भी प्रयोग दिखाई देती है, जैसे प्रतीकात्मकता, जिसे हिंदी में कहते हैं, किसी वस्तु को प्रतीक बनाकर प्रस्तुत करना। रोड साइड स्टैंड, यानी कि गांव वालों की आशा का प्रतीक है ये। सिटी मनी, यानी कि आर्थिक असमानता का प्रतीक है ये। चलिए अब अंतिम पोएटिक डिवाइस जो इसमें यूज किया गया है वो है सार्केज्म, यानी कि व्यंग, जिसको हिंदी में कटाक्ष कहते हैं। Why keep your money this costly and go along? ठीक है, यानी कि शहर वालों के व्यवहार पर कटाक्ष है। ठीक है, जैसा कि शुरू में ही नहीं बताया था मैंने कि इस कविता में कोई पर्टिकुलर राइम स्कीम नहीं है, इसे फ्री वर्स यानी मुक्त छंद में लिखा गया है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट्स की आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगा हो और इस वीडियो को बार बार देखें और अपने परीक्षा के पहले अपनी तैयारी सुनिश्चित करें। ऑल द बेस्ट।